हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर। आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। इस टॉपिक में हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में समझेंगे। अभी तक हमने यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में सीखा। अब समझेंगे कि कंज्यूमर कब फुली एंड एफिशिएंटली सेटिस्फाई होता है। सो स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के मीनिंग से। इट इज अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर सिक्योर सम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद द मिनिमम बजट। मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने कम से कम बजट में, और इसको हम पॉइंट ऑफ बैलेंस भी कहते हैं, जहाँ पर कंज्यूमर पहुंचने के बाद अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं करना चाहता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के होते हैं। तो एक है इन केस ऑफ वन कमोडिटी और दूसरा है इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज। पहले समझते हैं इन केस ऑफ वन कमोडिटी। तो द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द quantity of units at which the marginal utility of good X is equal to the price of good X। मतलब अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो और आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे पैसा वसूल हुआ, जो भी मैंने खरीदा वो वर्थ था, तो इसको हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल विद द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो हम इसको तीन फैक्टर्स में समझते हैं। पहले Px मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी X, MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X, मतलब एक कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसका मतलब क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये फैक्टर्स अगर दिमाग में याद हो जाएगा तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला है MUX डिवाइडेड बाय MUM इज इक्वल टू PX, और इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, MUX बाय PX इज इक्वल टू MUM। तो अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस अज्यूम PX एक कमोडिटी का प्राइस 5 रुपीज है और MUM ₹1 है, जिससे हमें 10 यूटिल्स मिलता है। तो इसको फॉर्मूले में डालेंगे तो MUX डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू MU इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें कितना वैल्यू मिल रहा है, 50। 50 हमारा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है कमोडिटी में। एक कमोडिटी से हमें कितना यूटिलिटी मिल रहा है, 50 रुपीज, और इसको हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एक टेबल बनाया है जहाँ पे यूनिट्स है 1 से लेके 5 तक, और MUX सिंस आपको पता चल चुका है कि 50 हमारा इक्विलिब्रियम है, तो उसको आप सेंटर में रख सकते हो और उसके बेसिस पे आप ऊपर और नीचे के नंबर रख सकते हैं। तो यूटिलिटी तो डिक्रीज होते जाता है, राइट। तो इसलिए हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले 70, फिर 60, फिर 50, 30 एंड 10। तो हमें कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद का सेटिस्फेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है MUX के टर्म में। तो अभी हम इसे ग्राफ में समझना चाहते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पे ये वैल्यू अराइव करनी होगी MUM यूज करके। तो 70 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे फॉर्मूला है MUX डिवाइडेड बाय MUM। MUM आप जानते हो 10 यूटिल्स है और MUX 70, तो इसको 70 बाय 10 करेंगे तो 7 आता है। Similarly, 60 by 10 is equal to 6, then 5, 3 and then 1। अभी इसकी हेल्प से हम एक ग्राफ बना सकते हैं। तो ये रहा y एक्सेस, ये रहा x एक्सेस, यहाँ पे यूनिट्स है और यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं MUX एंड PX। तो PX यहाँ पे कांस्टेंट है विच इज 50। तो यहाँ पे हमने क्लासिफाई किया 70, 60, 50 एंड सो ऑन, और यहाँ पे यूनिट्स है 1 2 6 7। तो उसके बेसिस पे अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाओगे तो एक यूनिट जब कंज्यूम किया तो हमें कितना मिला, 70 मार्जिनल यूटिलिटी। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारे पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं और एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये MUX है, मतलब एक कमोडिटी कंज्यूम करने से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उस बेसिस पे हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। तो जहाँ पे ये MUX और PX यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसलिए यहाँ पे E से डिनोट किया हुआ है, और इससे ऊपर वाला जो एरिया है वो सरप्लस एरिया है। तो इस ग्राफ को देख के हमें क्या समझ आता है कि कंज्यूमर इज रेडी टू स्पेंड ₹15 ऑन परचेज ऑफ X गुड। यहाँ पे 15 कैसे आया, क्योंकि
हमारा PX कितना है 5 और हमने टोटल कितने यूनिट कंज्यूम किए कि हम इक्विलिब्रियम पर आए 50 50 तो मार्जिनल यूटिलिटी है। टोटल यूनिट कितना कंज्यूम किया 3 तो 3 यूनिट इंटू PX 5 इज इक्वल टू 15 तो टोटल हमें 15 रुपीज स्पेंड करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आने के लिए। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी। रियल लाइफ सिनेरियो में देखा जाए तो कंज्यूमर कभी एक गुड या कमोडिटी नहीं खरीदता है, वो हमेशा मल्टीपल कमोडिटीज खरीदता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर पैसे लगाता है 2 या उससे ज़्यादा कमोडिटी खरीदने में, पर उससे उसको मार्जिनल यूटिलिटी बराबर मिलनी चाहिए। मतलब वो अपना पैसा इस तरीके से डिफरेंट गुड्स पे स्पेंड करेगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होती है गुड से वो प्रोपोर्शनल हो उसके प्राइस से भी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, A rational consumer is said to be in equilibrium at a point at which the marginal utility of money expenditure on both the goods are equal। और इसे हम कई नाम से जानते हैं, जैसे लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और तीसरा है गोसेंस सेकेंड लॉ। इसका फॉर्मूला है, जैसे पहला वाला जो फॉर्मूला था वहाँ पे क्या था MUX डिवाइडेड बाय PX, क्योंकि वहाँ पे एक ही यूनिट था, एक ही कमोडिटी था। अभी हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो फॉर्मूला यहाँ पे एक और, सपोज एक गुड X है और एक गुड Y है, तो उस हिसाब से हम लोग डालेंगे MUY डिवाइडेड बाय PY फिर इज इक्वल टू MUM। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक कंज्यूमर के पास 40 रुपीज़ है और वो उससे 2 गुड्स खरीदना चाहता है, कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y, और कमोडिटी X का प्राइस है ₹5 और Y का प्राइस है ₹10। तो यहाँ पे एक यूटिलिटी शेड्यूल बनाया XY का, उसके थ्रू समझेंगे। तो टोटल यूनिट कितने हैं 6 और मार्जिनल यूटिलिटी हमें X गुड से मिल रहा है 50, 45, 40, 35, 30 एंड 25, और MUY से 80, 70, 60, 50, 40 एंड 30। तो अब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी का X गुड के लिए देखेंगे और Y गुड के लिए देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे कैसे होगा, PX कितना है गुड X का ₹5 और MUX यहाँ पे 50 है, तो डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 9, 8, 7, 6, 5। और फिर MUY के लिए कैसे, MUY 80 है डिवाइड बाय PY कितना है 10, Y का प्राइस, तो 80 बाय 10 8, 70 बाय 10 7, 6, 5, 4, 3। ऑलराइट, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, MUX by PX is equal to MUY by PY is equal to MUM। तो ऐसा होते हुए हमें यहाँ पे कई सारी जगह पे दिख रहा है, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5। तो क्या ये सारे पॉइंट्स हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं? मुझे नहीं लगता। इसे समझते हैं नेक्स्ट एक टेबल से, एक्सपेंडिचर टेबल। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन डाला है 3 यूनिट्स ऑफ X प्लस 1 यूनिट्स ऑफ Y। तो यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट क्या था 8, उसके लिए हमें 3 यूनिट लेना होगा X का, और यहाँ पे 8 कहाँ पर है, यूनिट 1, मतलब X का 3 यूनिट लेना होगा और Y के लिए 1। तो कितना एक्सपेंडिचर होगा, 3 इंटू 5, X का प्राइस था 5 प्लस 1 इंटू 10, 10 Y का प्राइस है, तो यूनिट इंटू प्राइस इज इक्वल टू ₹25। और फिर नेक्स्ट सिनेरियो क्या था यहाँ पे, यहाँ ये फिर 7 पॉइंट है जो, ये भी यहाँ पे सिमिलर है, MUX इज इक्वल टू MUY। तो यहाँ पे हमें कितना यूनिट खरीदना पड़ रहा है, यूनिट X का 4 और यूनिट Y का 2। तो देखते हैं अभी, 4 यूनिट्स ऑफ X प्लस 2 यूनिट्स ऑफ Y, इस पे फॉर्मूले पे डालेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, ₹40। फिर ऐसे ही इसका सेकेंड है, थर्ड है सिनेरियो, 5 यूनिट्स ऑफ X प्लस 3 यूनिट्स ऑफ Y, जिससे हमें कितना मिल रहा है, ₹55 का एक्सपेंडिचर हो रहा है। फिर जो लास्ट सिमिलैरिटी कहाँ पे थी, 5 है ना, ये रहा।
तो यहाँ पे हमें कितना यूनिट खरीदना पड़ रहा है 6 और y के लिए 4, तो 6 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 70। तो हमें याद रखना है कि कंज्यूमर को कितने रुपए मिले थे खर्च करने के लिए 40 रुपीज़। उसी में उसको x और y दोनों का कॉम्बिनेशन लेना था। तो अगर वो कॉम्बिनेशन 1 खरीदता है तो वो कितने रुपीज़ खर्च कर रहा है, ₹25। और अगर वो कॉम्बिनेशन 3rd और 4th यूज करता है तो यहाँ पे उसको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 55 एंड 70 रिस्पेक्टिवली, जो कि उसके बजट के बाहर है। तो जब वो सेकेंड वाला कॉम्बिनेशन खरीदता है तो उसके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, 40 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही बाइज 4 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y, तो 40 आता है। तो यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे है। तो हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम समझ गए हैं कि ये कॉम्बिनेशन दिलाएगा उसको, ठीक है। तो अभी हम ये सोचते हैं कि हमारा टोटल यूटिलिटी कितना हुआ, कंज्यूमर को यहाँ पे कितना मिला टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे हमें किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिला था, इधर 4 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद। तो टोटल यूटिलिटी कैसे पता चलेगा, पर यूनिट कितना हमको यहाँ पर मिला है, मार्जिनल यूटिलिटी कितना सेटिस्फैक्शन। तो हम प्लस करेंगे यहाँ तक के सारे यूनिट्स, 50 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 35, जिसका टोटल होता है 170। और कमोडिटी y का कहाँ था इक्विलिब्रियम, यहाँ, यानी 2 यूनिट कंज्यूम करते हैं y कमोडिटी का तो हमें इक्विलिब्रियम मिलता है। तो इसका कितना था, 80 प्लस 70 इज इक्वल टू 150। सो when 4 units of x and 2 units of y purchased, the consumer will obtain कितना, टोटल करेंगे दोनों का, मतलब 170 प्लस 150 इज इक्वल टू 320 यूनिट ऑफ यूटिलिटी उसको मिल रहा है। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग इंडिफरेंस कर्व, लेकिन उससे पहले हमें ये दो टर्म समझना जरूरी है, एक है कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है that the utility that a consumer gets from a unit of commodity can be measured in absolute amount। मतलब वो उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो यूटिलिटी मिलती है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से, उसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर चाय आपको 15 यूटिल्स देता है पर कॉफ़ी आपको 10 यूटिल्स देता है, यहाँ पे हम डिसाइड कर पा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो इस कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हमने दो पढ़ा, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और सेकेंड क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ कंपेयरिंग द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द सेम गुड। मतलब जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को, वो यहाँ पे उसे किसी नंबर या रैंक में नहीं दे सकता, बट कंपेयर कर सकता है कि कौन किससे बेहतर था। तो जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि टी इज बेटर देन कॉफी। यहाँ पे आप अपना सेटिस्फैक्शन कंपेयर कर रहे हैं कि आपको टी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कंपेयर टू कॉफी। और इसका एग्जाम्पल में आता है इंडिफरेंस कर्व, जिसको अब हम समझेंगे। An indifference curve is graph showing combinations of two goods that give the consumer equal satisfaction and utility. Each point on an indifference curve indicates that consumer is indifferent between the two and all points give him the same utility. Indifference का मतलब ही होता है कि अंतर नहीं लगा पाना, कोई इसमें कंपेयर नहीं कर पाना। मतलब हम यहाँ पे दो टाइप के गुड्स यूज कर रहे हैं और दोनों से हमको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और किसी भी गुड का क्वांटिटी कम हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कंज्यूमर को कॉम्बिनेशन से सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं मिस्टर एक्स का। उनके पास 1 यूनिट ऑफ गुड है और 12 यूनिट ऑफ क्लोथिंग है। तो अभी हम पूछते हैं मिस्टर एक्स से कि वो कितने यूनिट्स क्लोथ्स के गिव अप करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं एक एडिशनल यूनिट ऑफ फूड के लिए, और इससे उनका सेटिस्फैक्शन का लेवल भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस बेसिस पे हमने यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के रखा है। कॉम्बिनेशन ए दिखाता है 12 यूनिट है उनका क्लोथिंग का और एक है फूड का।
तो अभी हमने पूछा कि कितना यूनिट इसका सेक्रीफाइस करेंगे एक एडिशनल फूड के यूनिट के लिए, तो वो 6 यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं यहाँ पे एक और एडिशनल यूनिट के लिए। सिमिलरली कॉम्बिनेशन सी में यहाँ पे 2 और सेक्रीफाइस किया सो दैट यहाँ पे एक और यूनिट मिल सके। फिर यहाँ पे लास्ट में सिर्फ एक ही सेक्रीफाइस किया सो दैट एक और हमें यहाँ पे फूड का यूनिट मिल सके। तो इस टेबल की बेसिस पे हम बना सकते हैं अपना इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे y एक्सिस, x एक्सिस, नीचे फूड के यूनिट्स हैं और ऊपर क्लोथिंग के। तो जब कंज्यूमर के पास 12 यूनिट था क्लोथ का और 1 यूनिट था फूड का, उसके बाद उसने यहाँ पे 6 यूनिट सेक्रीफाइस किए एक एडिशनल यूनिट के लिए। फिर यहाँ पे उन्होंने 2 और स्पेंड किया, 2 और सेक्रीफाइस किया एक और एडिशनल के लिए। तो यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करके एक कर्व ऐसा बना लेते हैं और इस कर्व को हम लोग इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो यहाँ पे आप जितने भी पॉइंट्स देख रहे हो ये सारे कॉम्बिनेशन है A, B, C, D। यहाँ इन सभी पॉइंट पे कंज्यूमर को उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो कुछ भी किसी भी प्रकार का एक सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। उसको यहाँ पॉइंट A पे भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पॉइंट B पे भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एंड C एंड D पे भी। और कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व को हम लोग आइसो यूटिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस मैप। अभी मैप क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मतलब यहाँ पे एक हमको ग्राफ दे के रखा है और यहाँ पे डिफरेंट सेट हैं कर्व्स के, उसको और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम लोग इंडिफरेंस मैप कहते हैं। इट डिपिक्ट्स द कंप्लीट पिक्चर ऑफ कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस। यहाँ पर टोटल 3 है इंडिफरेंस कर्व, IC1, IC2, IC3। IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें IC2 से मिल रहा है और सिमिलरली IC2 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें IC3 से मिल रहा है। तो ऊपर वाले जितने भी हैं उससे हायर सेटिस्फेक्शन मिलता है और नीचे वाले से लोअर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये हम जानते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स, जितने भी कॉम्बिनेशन है, उन सभी से कंज्यूमर को इक्वली सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास अलग इंडिफरेंस कर्व है जो कि ऊपर की ओर जाते हैं, इसका मतलब हमें इस वाले IC से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। Therefore, all combination on IC1 offers the same satisfaction, पर जितने भी कॉम्बिनेशन है IC2 से वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कंपेयर टू IC1, तो इसे इंडिफरेंस मैप कहते हैं। नेक्स्ट चाहते हैं, नेक्स्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Marginal rate of substitution is a rate at which the consumer is willing to substitute one good for another without changing the level of satisfaction। मतलब ये एक ऐसा रेट है जिसपे कंज्यूमर गुड X की यूनिट को सेक्रीफाइस करता है एक एडिशनल यूनिट के लिए, एक एडिशनल गुड Y के यूनिट के लिए। ऑलराइट, इसे समझने के लिए हम पुराना एग्जांपल ही यूज करेंगे। वहां पे मिस्टर X ने, मैं आपको दिखाती हूँ, मिस्टर X ने यहाँ पर 6 यूनिट सेक्रीफाइस किया था एक एडिशनल यूनिट फूड के लिए, और उसके बाद 2 यूनिट और कम किया, 6 से 4 आया तो 2 यूनिट कम किया, सेक्रीफाइस किया फूड के एक और एडिशनल यूनिट के लिए। तो इस तरीके से जो यहाँ पे हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, उसको MRS कहते हैं। तो 12 - 6 = 6, तो यहाँ पे MRS हमारा 6 हुआ। 6 से यहाँ पे 4 आया तो कितना 2 का डिफरेंस हुआ, उसे हम MRS कहेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो जैसे जैसे मिस्टर X जैसे उसके पास फूड की यूनिट्स बढ़ती जाती है, उसका डिजायर कम होते जाता है फूड के लिए। तो इसीलिए वो आप देखते जाओगे धीरे धीरे उसने क्लोथिंग का कम यूनिट सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि फूड के लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होते जा रही है। तो इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अभी नेक्स्ट समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहला पॉइंट है, एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर कंज्यूमर फूड का यूनिट कंज्यूम करता है, मतलब फूड का क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करता है, तो वो
जो क्लोथिंग है उसका नेक्स्ट जो गुड था उसका कम होते जाता है उसका कंजम्पशन। तो इस तरीके से उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इस तरह से वो अपना कॉम्बिनेशन चेंज करते जाता है दोनों गुड्स का, इस तरीके से कि उसका सेटिस्फैक्शन कभी कम ना हो। तो इस तरह से वो जो हमारा स्लोप है वो डाउनवर्ड होने लगता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने लगता है नेगेटिवली। नेक्स्ट है एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। जैसे मिस्टर एक्स क्लोथिंग को फूड से सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, वो जो क्लोथिंग का पार्ट है वो कम से कम फिर आगे चल के सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस तरीके से डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन होते जा रहा है हमें फूड के लिए। और इस तरह से हमारा जो रेट है जो डिक्रीज होते जा रहा है उसकी वजह से हमें कॉन्वेक्स शेप मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हायर इंडिफरेंस कर्व यील्ड हायर सेटिस्फैक्शन। जैसे हमने इंडिफरेंस मैप में समझा कि एक इंडिफरेंस कर्व है उस पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है और उन सभी कॉम्बिनेशन से हमको बराबर का सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन अगर हमारे को उससे हायर लेवल का इंडिफरेंस कर्व है मतलब हमको उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कंपेयर टू दी लोअर इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट है टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब जो दो इंडिफरेंस कर्व हैं अगर, तो वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ सकते हैं लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, चाहे वो लोअर वाला हो या हायर वाला हो, और दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो वो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। ये हमारे प्रॉपर्टीज थे। अभी नेक्स्ट देखते हैं बजट लाइन। Since a higher indifference curve represents a higher level of satisfaction, a consumer will try to reach the highest possible indifference curve to maximize his satisfaction. In order to do so, he has to buy more goods and has to work under the following two constraints. मतलब आप तो ये समझ चुके हैं कि एक हायर इंडिफरेंस कर्व है, उससे क्या पता चलता है कि कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और एक कंज्यूमर हमेशा ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पाने की कोशिश करता है। पर ज्यादा सेटिस्फैक्शन रीच करने के लिए उसको ज्यादा गुड्स खरीदने होंगे और ज्यादा गुड्स खरीदने के लिए उसको पैसे चाहिए। ऑलराइट, तो वही यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट है। ही हैज टू पे द प्राइस ऑफ फॉर द गुड्स एंड ही हैज लिमिटेड इनकम। वो जो भी खरीदना चाहता है उसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा और उसका जो इनकम है वो लिमिटेड है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अ कंज्यूमर गेट्स ₹200 टू स्पेंड ऑन फूड एंड क्लोथिंग। एक कंज्यूमर को फूड एंड क्लोथिंग के लिए 200 रुपए मिले हैं और जो फूड का प्राइस है वो है 20 रुपीज पर यूनिट और क्लोथिंग का है 40 रुपीज पर यूनिट। तो यहाँ पे हमको कंज्यूमर को ऐसे यूटिलाइज करना है पैसा कि उसको दोनों टर्म्स में सेटिस्फैक्शन मिल जाए, क्लोथिंग भी हो जाए, फूड भी हो जाए। तो अगर वो सिर्फ 5 यूनिट है खरीद रहा है तो वो वहां पे सिर्फ 200 रुपए पड़ रहे हैं उसको, और वो 0 यूनिट स्पेंड कर रहा है फूड। क्यों? क्योंकि क्लोथिंग का कितना है प्राइस, 40 रुपीज है। तो अगर वो 5 यूनिट सिर्फ क्लोथिंग के लिए ले लेता है तो वो फूड के लिए कुछ खर्चा ही नहीं कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे समझाया है 5 इंटू 40 मतलब 5 यूनिट क्लोथिंग का 40 रुपए से मिल रहा है, प्लस 0 इंटू 20 इज इक्वल टू 200। हम यूनिट एक भी नहीं ले पा रहे फूड का। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो हम फूड में ही स्पेंड कर दे रहे हैं और हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट है। तो हमें इस तरीके से करना है कि हम दोनों ही कंज्यूम कर सके और हमारा पैसा 200 रुपए ही खर्च हो, उसके अंदर ही हमें अपने आप को सेटिस्फैक्शन पहुंचाना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम इसके यूनिट कम करते जा रहे हैं हम यहाँ पे यूनिट फूड का बढ़ा सकते हैं, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो जब 4 यूनिट ले रहे हैं हम क्लोथिंग का, मतलब हमने 5 से 4 किया, कम किया, तो यहाँ पे हम 2 यूनिट एक्स्ट्रा ले सकते हैं फूड का। तो उनके प्राइस से यहाँ पे इंटू करेंगे तो 200 मिलेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, एक एक कम करते जाना है सो दैट यहाँ पे हमको एडिशनल फूड का यूनिट मिलते जाए। और यहाँ पे सभी आप अगर देखते हो तो सब 200 रुपए के अंदर ही हमने ये कॉम्बिनेशन सेट किया है और इसी को हमने एक ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। तो पहला क्या था, 5 यूनिट हमने जब लिया क्लोथिंग का तो फूड के लिए हम स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि हमारे सारे पैसे यहीं पे खर्च हो गए। तो फिर जब हमने थोड़ा सा डिक्रीज किया क्लोथिंग सो दैट हम फूड का यूनिट बढ़ा सके, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है। सिमिलरली हम अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाएंगे ग्राफ पे
और जब इसको कंबाइन करते हैं एक सीधी लाइन खींचती है, और इसको ही हम बजट लाइन कहते हैं। Thus, a budget line shows various combination of two goods which can be purchased within a given budget at a given price of two goods. मतलब हमें गिवन बजट के अंदर ही दो टाइप के गुड्स लेने हैं और अच्छे से उसका कॉम्बिनेशन रेडी करना है कि हमें सेटिस्फैक्शन बराबर मिले और बजट से ज़्यादा एक्सीड भी ना हो, बजट के अंदर ही हम अपना सारा परचेज कर लें। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए अंडर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी नेक्स्ट हम लेकर आएंगे डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। और हमारा चैनल सिंपल पेपर को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।